हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है हमारा भारतीय सामाजिक परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से भारतीय सामाजिक परिचय से। सबसे पहले तो ये समझिए कि समाज समाज आखिर होता क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति से मिलकर बनता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समाज कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति से मिलकर बनेगा उसे क्या कहेंगे, तो समाज कहेंगे। समाज से आश है, यानी कि समाज से मतलब है। समाज से मतलब है एक ऐसी संस्था से जो कि सामाजिक संबंधों पर होती है, आधारित होती है। समाज से मतलब एक ऐसी संस्था से जो कि सामाजिक संबंधों पर क्या होती है, तो आधारित होती है। ये संबंध कैसे होंगे, तो ये संबंध होंगे रीति रिवाज के, अधिकार के, सहयोग के, नियंत्रण के, आदि आदि तत्वों पर आधारित होती है, और भी तत्वों पर आधारित होती है। इन तत्वों पर ही सामाजिक संबंधों की व्यवस्था निर्भर होती है। सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था है ना, वो निर्भर होती है किन पर, तो इन तत्वों पर निर्भर होती है। चलिए अब समझते हैं समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है। देखिए सोशियोलॉजी का मतलब ही क्या होगा, तो समाजशास्त्र होगा। समाजशास्त्र जो होगा ये लोगों के बीच, किसके बीच, तो लोगों के बीच ना सामाजिक संबंधों को दर्शाता या फिर बताता है। समाजशास्त्र का उदय यूरोप में हुआ था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग को इस सब वर्ड को कॉपी में लिख लेना है, यानी ये सब लाइन को कॉपी में नोट कर लेना है। जैसे कि समाजशास्त्र का उदय कहाँ हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। समाजशास्त्र का उदय कहाँ हुआ था, तो समाजशास्त्र का उदय हुआ था यूरोप में। कहाँ पर उदय हुआ था समाजशास्त्र का, तो यूरोप में। देखिए आराम आराम से पढ़ा रहे ताकि वीडियो लंबा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप लोग को समझा के ही रहेंगे, समझ गए ना। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक, देखिए सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग, किसका प्रयोग, तो समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी का प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांसीसी दार्शनिक ने किया था, यानी कि फ्रेंच फिलोसफर ने किया था। अब जो फ्रेंच फिलोसफर ने किया था समाजशास्त्र का सबसे पहला प्रयोग, उसका नाम क्या था और उसने कब किया था, तो उसका नाम था अगस्त कांत, और ईस्वी था 1839। यानी कि समाजशास्त्र का पहला प्रयोग किया था फ्रांसीसी दार्शनिक फ्रेंच फिलोसफर ने, जिसका नाम था अगस्त कांत, नोट कर लीजिएगा, जो कि किया था 1839 में, ये भी नोट कर लीजिएगा। जिसे उन्होंने सामाजिक भौतिक का नाम दिया था। ये जो प्रयोग किया था उन्होंने, इसका नाम क्या दिया था, उन्होंने सामाजिक भौतिक का नाम दिया था। अब समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है अगस्तन कॉम्टे को। देखिए समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आप लोग खुद समझिए ना, सोशियोलॉजी का मतलब ही होता है समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र के जनक आपको नहीं पता होना चाहिए, इसलिए याद रखिएगा। समाजशास्त्र के जनक कौन होंगे, तो अगस्त काम्टे। समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो अगस्त काम्टे को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। उसके बाद सामाजिक संरचना देख लेते हैं। तो समाज के विभिन्न निर्णायक अंग व्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंधी रहते हुए जिस रूपरेखा की रचना करते हैं उसे ही सामाजिक संरचना कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, समाज के विभिन्न निर्णायक अंग, क्या, तो समाज के विभिन्न निर्णायक अंग होंगे जो कि व्यवस्थित ढंग से, मतलब एक व्यवस्थित ढंग से क्या करेंगे, तो व्यवस्थित ढंग से परस्पर संबंध बनाते, मतलब एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाते हुए जिस रूपरेखा की रचना करेंगे, ऐसी एक रूपरेखा की रचना करेंगे, उसे क्या कहेंगे, तो सामाजिक संरचना कहते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक संरचना अनेक सामाजिक समूहों, समितियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा प्राप्त स्थितियों के कार्य को क्रमबद्धता है। समझ गए। चलिए आत्मवाचक अब क्या है, तो आत्मवाचक क्या है, तो समाजशास्त्र आपको यह दिखा सकता है कि दूसरे आपको किस तरह से देखते हैं। समाजशास्त्र आपको यह दिखा सकता है कि दूसरे लोग आपको किस तरह से देखते हैं। यूं कहें कि आपको यह सिखा देते हैं कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देखते हैं। इसे समवाचक या कभी कभी आत्मवाचक भी कहा जाता है। देखिए आत्मवाचक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है अब क्वेश्चन, समझ गए, इसलिए आप लोग समझ के रखिए कि आत्मवाचक किसे कहते हैं। तो समाजशास्त्र ये हमें क्या करता है, ये दूसरे को क्या करता है कि दूसरे आपको किस तरह से देखते हैं ये आपको बताता है या फिर सिखा देता है कि स्वयं आप अपने आप को कैसे देख सके। ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, तो समवाचक भी कहेंगे या फिर आत्मवाचक भी कहेंगे। समझ गए। चलिए आगे देखें, हमें समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए, यानी कि हमें सोशियोलॉजी का अध्ययन क्यों करना चाहिए। समाजशास्त्र हमें इस बात की शिक्षा प्रदान करता है कि विश्व को सकारात्मक दृष्टि से न केवल स्वयं बल्कि दूसरों की दृष्टि से भी किस प्रकार देखे। समाजशास्त्र जो है ना, ये हमें इस बात का बारे में बताता है या फिर ज्ञान देता है या फिर शिक्षा देता है कि पूरे विश्व को, यानी कि पूरे वर्ल्ड को सकारात्मक दृष्टि से न केवल स्वयं हम देखें बल्कि दूसरे की दृष्टि से भी किस प्रकार देख सकते हैं। समझ गए ना। चलिए आगे देखें। समाजशास्त्र आपका या अन्य लोगों का स्थान निर्धारित करने में मदद करने विभिन्न सामाजिक समूहों के स्थान का वर्णन के अलावा और भी बहुत कुछ करता है।
समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों तथा सामाजिक मुद्दों के बीच कड़ी तथा संबंधों का खाका खींचने में सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत परेशानियां से यह तात्पर्य उन निजी कष्टों, परेशानियों तथा संदर्भों से जो हर किसी के जीवन में निहित होता है। देखिए समाजशास्त्र जो है ये क्या करता है, ये व्यक्तिगत परेशानियों मतलब किसी का व्यक्तिगत परेशानी होता है, किसी को दुख होता है, किसी को खुशी होती है, जो व्यक्तिगत किसी की परेशानी होती है मतलब उसका पर्सनल प्रॉब्लम, उसी को उसके बीच कई संबंधों का खाका खींचने में सहायक सिद्ध होता है। जैसे कि व्यक्तिगत परेशानी, उसका कष्ट, दुख जो भी होगा, ये क्या करेगा, उस संदर्भ को हर किसी के जीवन में जो निहित होता है उसी को क्या करता है, उसी सामाजिक मुद्दों के बारे में हमें जानकारी देता है। जो समाजशास्त्र होता है वही करता है, यानी कि किसी व्यक्ति के जो पर्सनल प्रॉब्लम होंगे उसी के बारे में बताता है। अब भारतीय समाज में बदलाव, ये टॉपिक अगला, भारतीय समाज में बदलाव। अंग्रेजों ने पहली बार पूरे देश को एकजुट किया और आधुनिकीकरण और पूंजीवाद आर्थिक परिवर्तन की ताकतें लाई। अंग्रेज जो थे इन्होंने क्या किया था, तो पहली बार पूरे देश को एकजुट किया और आधुनिकीकरण और पूंजीवाद आर्थिक परिवर्तन की ताकतें लाई। इसने भारतीय समाज को बदल दिया। औपनिवेशिक शासन के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। किसके कारण, तो औपनिवेशिक शासन के कारण, समझ गए ना। लेकिन औपनिवेशिक शासन अब क्या है वो अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण की नीति या प्रथा, औद्योगिकरण की नीति या फिर प्रथा औद्योगिक क्रांति के दौरान शुरू हुई। ये जो औद्योगिकरण थी, ये औद्योगिकरण की नीति ये कब शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी प्रथा औद्योगिक क्रांति के दौरान शुरू हुई थी, जब पश्चिमी देशों ने अपने उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल लाने के लिए एशियाई अफ्रीकी देशों पर नियंत्रण बढ़ाया। उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनका शोषण करने के लिए संसाधनों पर पूर्ण या फिर आंशिक नियंत्रण हासिल करने का प्रयास किया। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले समझिए उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या हुआ कि औद्योगिकरण की नीति या फिर प्रथा औद्योगिकरण क्रांति के दौरान शुरू हुई थी। ये तो समझ गए कि औद्योगिकरण की जो नीति थी ये औद्योगिक क्रांति के दौरान शुरू हुई थी, जब पश्चिमी देशों ने अपने उद्योगों का सस्ता कच्चा माल लाने के लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों पर नियंत्रण बढ़ाया। जो पश्चिमी देश जो थे ना, उन्होंने अपने उद्योग के लिए यानी कि अपने फैक्ट्री के लिए, कारखाने के लिए, उद्योग के लिए कच्चा माल जो होता है, जो पक्का माल नहीं मतलब बना नहीं, सिर्फ उसका कच्चा रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल लाने के लिए एशियाई, किस देश पर, तो एशियाई और अफ्रीकी देशों पर नियंत्रण बढ़ाया। उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनका शोषण किया, मतलब आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनका क्या क्या शोषण किया था, और शोषण करके उनके साधनों पर पूर्ण या आंशिक नियंत्रण हासिल कर लिया। मतलब उनके जो संसाधन थे उन पर पूर्ण क्या किया, अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। समझ गए, चलिए आगे देखिए। एशिया या अफ्रीका में किन देशों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, अब ये समझ लेते हैं किन देशों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। तो उपनिवेशवाद की 18वीं 20वीं उपनिवेशवाद जो हुआ था ये 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उपनिवेशवाद कब हुआ था, तो उपनिवेशवाद हुआ था 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच। एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने वाली प्रमुख उपनिवेशिक शक्तियां इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम आदि सहित यूरोपीय देश थे। बाद में रूस, अमेरिका और जापान भी इस होड़ में शामिल हो गए थे। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझ लेते हैं। देखो उपनिवेशवाद जो तो शुरू हुई थी, ये तो समझ ही गया कि 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच हुआ था। एशिया और अफ्रीका ने अपने उपनिवेश स्थापित करने वाली प्रमुख उपनिवेशिक शक्तियां, देखिए एशिया और अफ्रीका की ना प्रमुख उपनिवेशिक शक्तियां कौन कौन सी है वो याद रखना है। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम आदि, मतलब और भी देश हैं, ये सब यूरोपीय देश हैं। बाद में रूस और अमेरिका भी इस होड़ में शामिल हो गए थे। समझ गए। अब भारत में राष्ट्रवाद का उदय होगा, ये कैसे हुआ ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए भारत के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन काल में भारी कीमत चुकाकर राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक एकीकरण किया गया। भारत के अंतर्गत ना मतलब कि भारत के अंदर ना औपनिवेशिक शासन काल में भारी कीमत चुकाकर राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक एकीकरण किया गया था। क्या किया गया था, तो भारी कीमत चुकाकर ना राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण किया गया था। औपनिवेशिक शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज के को कई प्रकार से सशस्त्र कर किया, लेकिन इसके विरोधाभास स्वरूप उपनिवेशवाद ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। ठीक है। अब सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो धर्म के धार्मिक विचारों के जनता के बीच प्रचारित करने का प्रयास करते हैं। एक धार्मिक समुदाय को दूसरे समुदाय के प्रति विद्वेष। सांप्रदायिकता मतलब क्या हुआ, जिसमें कि क्या सभी धर्मों को एक समान क्या मिलेगा, तो इसको
सांप्रदायिकता। देखिए सांप्रदायिकता मतलब आखिर होता है क्या, ये तो पढ़ लिए लाइन, लेकिन अब सांप्रदायिकता मतलब होता है क्या। सांप्रदायिकता का आखिर अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि अपने किसी धर्म, अपने भाषा, एक सामाजिक जो धर्म भाषा या क्षेत्र होगा उससे लगाव। मतलब किसी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति है वो अगर हिंदू है तो उससे हिंदू से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, कोई मुस्लिम उससे मुस्लिम से अगर जो बहुत ज़्यादा लगाव होगा, मतलब अपने धर्म से अपने भाषा से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, उसे ही कहेंगे सांप्रदायिकता। ठीक है, चलिए अब जातीय समूह को देखते हैं। एक जातीय समूह किसी भी देश या जाति का वह समूह होता है जिसके सांस्कृतिक आदर्श समान होते हैं। एक जातीय समूह के लोग मानते हैं कि वे सभी समान पूर्वजों के हैं और उनके शारीरिक लक्षण भी समान हैं। क्या है, तो वो अपने एक जातीय समूह के जो लोग होते हैं वो मानते हैं कि उनके सभी समान पूर्वज, वो मानते हैं कि वे सभी समान पूर्वजों के हैं, मतलब एक समान पूर्वज के, मतलब उनके जो पूर्वज हैं उनके सभी समान हैं। और उनके शारीरिक लक्षण भी समान है, उनके जो शारीरिक लक्षण वो भी क्या है, तो समान है। एक समूह के सदस्य भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कई लक्षणों के माध्यम से एक दूसरे को के साथ पहचानते हैं। अब देखिए कई जाति के समूह होते हैं, मतलब कई जाति के लोग होते हैं, वो कैसे अपने एक दूसरे को समझते हैं, वो अपने भाषा पे, उनके धर्म पे, संस्कृति पे समझते हैं कि वो हमारे जाति के लोग हैं। ठीक है ना, और वो ऐसा मानते हैं कि वो जैसे उनके जाति के वो लोग हैं वो सब एक ही पूर्वज के, मतलब उनके जो पूर्वज है वो एक ही है, ऐसा वो लोग मानते हैं। जैसे एक जातीय समूह के जो लोग होते हैं ना, वो एक तो पहले अपने लोग को पहचानते कैसे हैं, तो अपने लोग को कैसे पहचानते हैं, उनका भाषा एक रहता है, संस्कृति एक रहता है, धर्म अलग रहते हैं, धार्मिक एक रहता है, धार्मिक मतलब धर्म एक रहता है, ऐसे वो समझते हैं कि हमारे ही जाति के लोग हैं। और उनका ये मानना रहता है ये सब जो है ना, ये मानी कि उनके जाति के लोग ये एक ही पूर्वज के, मतलब उनके जो पूर्वज रहे होंगे वो एक ही रहे होंगे, ऐसा वो लोग मानते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब समझते हैं समुदाय। सरल शब्दों में जब कुछ लोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए संयुक्त रूप से रहते हैं तो उसे समुदाय कहते हैं। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए संयुक्त रूप से कई लोग रहते हैं तो समुदाय कहते हैं। देखिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए ना कई लोग एक साथ रहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, तो समुदाय कहते हैं। इसे सचेत प्रयासों से स्थापित नहीं किया जा सकता, यह जन्म भी नहीं लेता बल्कि स्वतः विकसित होता है। जब लोग किसी क्षेत्र में रहते हैं और सामाजिक प्रक्रिया करते हैं, स्वतंत्रतः ही एक समुदाय का विकास हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोग क्या करते हैं, तो जो लोग एक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, तो एक क्षेत्र में रहते हैं और सामाजिक प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब एक ही क्षेत्र में रहेंगे, एक साथ रहेंगे और सामाजिक प्रतिक्रिया करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक समुदाय विकसित होगा। ठीक है, अब सामाजिक वर्ग क्या है। सामाजिक वर्ग उन लोगों का समूह है जिनकी एक विशेष समय पर विशिष्ट सामाजिक स्थिति होती है। इसके लिए उनके पास कुछ विशेष शक्ति, अधिकार और कर्तव्य है। क्या क्या है उनके पास, देखिए सामाजिक वर्ग क्या है। सामाजिक वर्ग उन समूहों के लिए एक विशेष समुदाय का विशेष सामाजिक स्थिति होती है। क्या होती है, देखिए समूह के लिए ना एक विशेष समय पर विशेष सामाजिक स्थिति होती है, उनके पास उनके लिए एक विशिष्ट शक्ति होती है, अधिकार होता है, कर्तव्य होता है। वर्ग व्यवस्था में एक व्यक्ति की क्षमता महत्वपूर्ण है। किसमें, तो वर्ग व्यवस्था में ना एक व्यक्ति की जो क्षमता है वो क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। वर्ग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न और भारतीय समाज में अनेक वर्ग विद्यमान है। तो देखिए अपने समाज में कैसे बताया गया कि एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोग ऐसे करके वर्ग के आधार पर दूसरे भिन्न, मतलब एक वर्ग के जो लोग होते हैं ना वो दूसरे वर्ग के लोग से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ऐसा बताया गया भारतीय समाज में। और भारतीय समाज में तो अनेक वर्ग है, मतलब बताया जाता है ना कितने कितने वर्ग है, वैसे कितने वर्ग है भारतीय समाज में, और भारतीय समाज जितने भी वर्ग है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी भिन्न है। समझ गए, चलिए आगे देखिए। नगरीय क्षेत्रों में वर्ग के प्रकार। नगर के क्षेत्र, कहाँ के क्षेत्र, तो नगर के क्षेत्र में ना क्या, नगर के क्षेत्रों में वर्ग के प्रकार आप देखेंगे। नगर मतलब क्या होता है तो समझते हैं, नगरीय क्षेत्रों मतलब कि शहरी क्षेत्रों में वर्ग के प्रकार कैसे होंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो उच्च वर्ग क्या होता है, समझे। एक और चीज यहाँ पर क्या देखे थे हम लोग, वर्ग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। वर्ग से क्या मतलब है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, ये सब वर्ग, समझ गए ना। तो वर्ग का मतलब यही होता है। तो अब यहाँ पर शहर के क्षेत्र में किस प्रकार के वर्ग होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो उच्च वर्ग। अब उच्च वर्ग किसे कहते हैं, तो यह वह वर्ग है जो धनी और सबसे शक्तिशाली है। देखिए ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग ऐसे ही समझदार है, समझते होंगे। उच्च वर्ग से आप लोगों को पता ही होगा, धनी और शक्तिशाली, मतलब उच्च वर्ग में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, जो कि धनी होंगे, शक्तिशाली होंगे, वही होंगे उच्च वर्ग में शामिल। जैसे कि राजनीतिक नेता, उद्योगपति, आईएएस अधिकारी इस श्रेणी में आते हैं। आधिकारिक शक्ति के कारण उनके पास अधिक धन और अधिकार है। देखिए बताने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी आप लोगों को समझा दे, वैसे आप लोग इस बारे में अच्छे से समझते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इसलिए आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर में आ जाता है, तो आप लोग अच्छे से बना के लिख सकते हैं, इसलिए बता ही देते हैं अच्छे से।
से। तो नगरीय क्षेत्रों में वर्ग के प्रकार, ठीक है। तो उच्च वर्ग में तो ऐसे तो आप लोग समझते हैं, लेकिन और अच्छे से समझ जाए। उच्च वर्ग में वो लोग आते हैं जो कि धनी होते हैं, मतलब उनके पास ज्यादा पैसा होता है, दौलत होता है, वही आते हैं, और शक्तिशाली, जिनके पास पावर भी होता है। जैसे धन कैसे होगा, जो उद्योगपति होंगे यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, और जैसे कि कोई कारोबारी होगा, उसके पास पैसा ज्यादा होगा, तो वो आएंगे उच्च वर्ग में। राजनीतिक नेता, मतलब कोई नेता लोग होंगे, वो भी इस वर्ग में आएंगे। कैसे? क्योंकि उनके पास पावर ज्यादा होगा, शक्तिशाली होंगे वो लोग। आईएएस अधिकारी इस श्रेणी में होंगे, आईएएस आईपीएस आईएफएस, ये सभी लोग इस श्रेणी में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनके पास ना आधिकारिक शक्ति, और उनके पास आधिकारिक शक्ति के कारण उनके पास धन और अधिकार भी होगा। देखिए, अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, वो उच्च वर्ग में आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि उसके पास देखिए अधिकार तो होगा, अगर अधिकार होगा तो पैसा तो अपने आप आएगा ना। तो इसलिए वो लोग किस वर्ग में आएंगे? तो उच्च वर्ग में आएंगे। उच्च वर्ग आप लोग अच्छे से समझ गए। चलिए अब मध्यम वर्ग देख लेते हैं। ये सब मध्यम वर्ग में अधिकतर लोग रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग में से जितना आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसमें से अधिकतर वो लोग होंगे किस वर्ग में? तो मध्यम वर्ग में होंगे। कैसे होंगे वो देख लीजिए। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, सफेदपोश लोग इस छोटे व्यवसायी इस श्रेणी में आते हैं। देखिए, जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, ये या छोटे व्यवसायी यानी कि छोटे मोटे व्यापारी हैं, ये लोग किस वर्ग में आते हैं? तो मध्यम वर्ग में आते हैं। उसके बाद उच्च वर्ग, निम्न वर्ग अपना प्रभुत्व बनाए के लिए रखने के लिए इस वर्ग का प्रयोग करते हैं। उच्च वर्ग जो होते हैं ना, वो अपना शक्ति बनाए रखने के लिए इस वर्ग का प्रयोग करते हैं। मतलब देखिए, कोई राजनीतिक नेता होगा, उसके अंदर कौन सा काम करेगा? ये उसके अंदर में काम करेगा मध्यम वर्ग में यही सब लोग होंगे। आईएएस अधिकारी के नीचे कौन काम करेगा? तो मध्यम वर्ग के लोग करेंगे, ठीक है। इसलिए इसके जो उच्च वर्ग के नीचे कौन काम करता है? तो मध्यम वर्ग, और उसके अंदर ही रहता है मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के अंदर में। समझ गए? चलिए अब निम्न वर्ग देखते हैं। निम्न वर्ग क्या है? इस वर्ग में वो लोग आते हैं जो अपनी आजीविका चलाने के लिए अपना श्रम बेच देते हैं। श्रम मतलब क्या होता है? मजदूरी। अब कई लोग अपना जीवन चलाने के लिए मजदूरी करते हैं, तो वही श्रम बेचते हैं, अपना मजदूरी करते हैं। उदाहरण के लिए मजदूर, देखिए वो आ गया ना, उदाहरण के लिए मजदूर, उनके पास उत्पादन का कोई साधन नहीं, और वे अन्य दो वर्गों के लिए काम करते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग जितना अधिकतर होंगे वो लोग किस में होंगे? तो मध्यम वर्ग में होंगे या फिर निम्न वर्ग में होंगे। इसी दोनों वर्ग में होंगे। उच्च वर्ग समझ गए, मध्यम वर्ग समझ गए, और निम्न वर्ग भी समझ गए। निम्न वर्ग में मजदूर लोग आएंगे जो कि आजीविका चलाने के लिए अपनी श्रम बेचते हैं, यानी फिर श्रम की जगह आप लोग मजदूरी भी लिख लीजिएगा, मजदूरी करते हैं। समझ गए ना? वही आएंगे निम्न वर्ग भी। इतना तो आप लोग समझ गए। ये क्या था? तो ये था नगरीय क्षेत्रों में वर्ग के प्रकार। नगरीय क्षेत्रों में वर्ग के प्रकार आप लोग अच्छे से समझ गए। अब गांव के क्षेत्रों में वर्ग के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो गांव में 3 प्रकार के वर्ग मौजूद है। कौन कौन से वर्ग मौजूद है वो भी देख लेंगे। तो देखिए, गांव में 3 प्रकार के वर्ग मौजूद है। कौन कौन? तो जमींदार या फिर साहूकार वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। ये देख लेते हैं, जमींदार या साहूकार वर्ग। अब ये देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो गाँव में मौजूद उच्च वर्ग जमींदार वर्ग को साहूकार वर्ग होता है। ये क्या होता है? तो साहूकार वर्ग होता है। जमींदारों के पास बहुत धन और भूमि होती है। ये तो आप लोग अच्छे से समझते होंगे, ठीक है ना, कि जमींदार या साहूकार का मतलब क्या होता है? गांव में मौजूद उच्च वर्ग जमींदार और साहूकारों का होता है। गांव में जो होगा, जिसके पास जमींदार यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होगी उसी को कहेंगे जमींदार। साहूकार यानी कि बहुत धन होगा उसको कहेंगे साहूकार। और ये लोग सबसे पहले वर्ग में आते हैं, यानी कि जमींदार और साहूकार वर्ग, ठीक है, जिससे वे हर प्रकार के सुख को खरीद सकते हैं। अब देखिए, किसी के पास जमीन ज्यादा होगा तो धन अपने आप ज्यादा होगा, धन जो होगा तो हर प्रकार के सुख खरीद ही सकते हैं। वैसे तो इसमें लिखना नहीं चाहिए हर प्रकार के सुख, बहुत सारे सुख नहीं खरीद सकते। जैसे कि कोई अपनी खुशी नहीं खरीद सकता, दुख नहीं खरीद सकता, दुख तो खरीदता भी नहीं कोई, लेकिन खुशी तो कोई खरीद नहीं सकता, कितना भी पैसा हो तो। समझ गए ना? लेकिन सब कुछ तो और भी चीजें उनकी जरूरत की चीजें वो तो खरीद ही सकते हैं। साहूकार वह व्यक्ति होता है जो ब्याज पर ऋण देता है। साहूकार वह व्यक्ति होता है, कौन सा व्यक्ति होता है? जो ब्याज पर ऋण देता है, यानी कि पैसा देता है। वे दोनों गांव की सामाजिक व्यवस्था और राजनीति को नियंत्रित करता है। यह छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली है। देखिए, आप लोग को लग रहा है कि जैसे जमींदार और साहूकार है तो ये तो गांव में ही रह रहा होगा तो बहुत छोटा होगा, लेकिन नहीं, ये भी छोटा होता है लेकिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये क्या करता है? जमींदार और साहूकार ये दोनों गांव की सामाजिक व्यवस्था और राजनीति को नियंत्रित करते हैं। ये क्या करते हैं? सामाजिक व्यवस्था जो होता है राजनीति को, इसको नियंत्रित करते हैं। यानी कि अगर कोई साहूकार होगा, जमींदार होगा, तो आप लोग देखिएगा उसी में से अधिकतर लोग गांव के नेता होंगे, ठीक है ना। सरपंच, मुखिया, जो भी नेता होते हैं वो गांव में ये जमींदार और साहूकार वर्ग के लोग ही अधिकतर होते हैं। अब किसान वर्ग क्या है ये देख लेते हैं।
गांव का दूसरा वर्ग किसान वर्ग है। पहला वर्ग तो जमींदार और साहूकार है और दूसरा वर्ग क्या है तो किसान वर्ग है। इस वर्ग के सदस्यों के पास भूमि की छोटी सी जोत होती है। इस वर्ग के जो किसान वर्ग होते हैं ना, जैसे कि बहुत से लोग अभी किसान वर्ग में हैं, ठीक है ना, हम लोग किसान वर्ग में ही हैं। गांव का जो दूसरा वर्ग है ये क्या है तो किसान वर्ग है। इस वर्ग के सदस्यों के पास भूमि की छोटी सी जोत होती है, मतलब छोटा सा खेत होता है, मतलब भूमि करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए छोटा सा खेती होता है, ज्यादा खेत नहीं होता है। ये लोग जमींदार नहीं होते, छोटी सी खेत होती है, उसी पर ये लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका जीवन स्तर मध्यम स्तर का होता है। इनका जो जीवन होता है, जो किसान वर्ग का, इनका जीवन मध्यम स्तर का होता है। किसान का जीवन कैसा होता है ये आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। अब देखते हैं श्रमिक वर्ग। यह वह वर्ग है जिनके हाथों में जमीन नहीं होती, उनके पास बेचने के लिए उनका श्रम है। ये वे या तो जमींदार के खेतों में काम करते या फिर किसान की जमीन पर। इनकी संख्या अधिक है परंतु आय और जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। अब इसका मतलब क्या हुआ, श्रमिक वर्ग बता ही दिए आप लोगों को। आप लोग जो शहर का वर्गों के प्रकार देखे तो उसमें भी यही था, श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग वही होता है जो अपनी मेहनत करता है, मतलब मेहनत करता है और रोज के दिन, मतलब रोज मेहनत करता है, रोज पैसा कमाता है और रोज अपना जीवन चलाता है। अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो उसका जीवन नहीं चल पाएगा। ऐसे वर्ग जो आते हैं वो श्रमिक वर्ग में आते हैं, ठीक है ना। और ये लोग क्या करते हैं तो गांव के जो जमींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, उन्हीं के यहाँ काम करते हैं। जमींदार के यहाँ खेत पर काम कर लिया, साहूकार के यहाँ काम कर लिया, श्रमिक वर्ग वही वर्ग होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। देख लीजिए चैप्टर फर्स्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया और अच्छा आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ भी पाए होंगे। भारतीय समाज यानी जो था पहला चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय, ये चैप्टर आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे तो इस वीडियो तो ये तो वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर फर्स्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो अब देखेंगे चैप्टर 2 को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं।